और आइए एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए प्रस्तुत करते हैं जो कि हमारे देश के भविष्य यानी कि हमारे बच्चों से जुड़ी है। नीट के एग्जाम को लेकर सरकार पूरे तरीके से एक्शन में है। आज एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस बारे में संवाददाताओं सम्मेलन के दौरान अपनी बातों को मुखर तरीके से रखा। इस बीच पूरे देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। नीट के एग्जाम के पेपर लीक, उसके साथ साथ वहां पर तमाम अन्य तरह की दिक्कतें और ग्रेस मार्क्स, इन तमाम दिक्कतों पर, इन तमाम अड़चनों पर, इन तमाम गैर कानूनी काम पर धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपनी बातें कही। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कही। भारत सरकार ने कल यूजीसी नेट एग्जाम को कैंसिल कर दिया। उसके बारे में भी धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी तरीके से जानकारी दी कि आखिरकार क्यों और किस आधार पर वो पेपर कैंसिल किया गया। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप देखें कि नीट के छात्रों के लिए जो कि 24 लाख हैं, देश के एचआरडी मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है। तो आपने देखा, शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट तौर से कहा है कि एनटीए में काम करने वाले वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारियों की भी जांच की जाएगी। जिसने भी गड़बड़ी की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और एनटीए की पूरी कार्यशैली पर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया जा रहा है जो कि उसकी जांच करेगा। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को यह क्यों कहना पड़ा, मैं इसको समझाऊंगा आपको और बताऊंगा आपको कि कहां कहां खोट है और दिक्कत है जो सरकार के पास है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी जानकारी आपके लिए। यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम को सरकार ने कल कैंसिल कर दिया। जाहिर सी बात है, यह इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि इसके बारे में कई तरह की जानकारी डार्क नेट पर उपलब्ध थी, जो कि होम मिनिस्ट्री की इंटेलिजेंस विंग ने पकड़ा, जिसके आधार पर 18 जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें गड़बड़ी के कई तरह की संवेदनाएं दिख रही थी। इसे देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा रखा है। भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने इस पूरे मामले पर कई तरह के इनपुट्स होम मिनिस्ट्री को दिए थे। होम मिनिस्ट्री ने ये इनपुट्स शिक्षा मंत्री को दिए और शिक्षा मंत्री ने उसके बाद यूजीसी नेट एग्जाम को कैंसिल करने का बड़ा फैसला लिया। आखिरकार क्यों यह फैसला लिया गया, कहां कहां गड़बड़ी थी, यह बात कोई और नहीं बता रहा बल्कि खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बता रहे हैं। देखिए और गौर से समझिए। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो। क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग करना अपने आप में एक चुनौती है। आप उसके बारे में जानते हैं। तो आपने देखा, यूजीसी नेट का एग्जाम जो कि 18 तारीख को हुआ, उस एग्जाम के अगले ही दिन डार्क नेट पर उसका पूरा क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट हो रहा था। यह क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की बिल्कुल कार्बन कॉपी था। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि एनटीए जो कि इस तरह के एग्जाम्स को कराने का नोडल एजेंसी है, जो कि शिक्षा मंत्रालय के मातहत ही काम करता है, ऑटोनमस बॉडी है, उसने इस पूरी प्रणाली में इतनी बड़ी खोट कैसे होने दी। और यही सवाल मिस्टर एनालाइजर में भारत 24 हमेशा आपके सामने उठाता रहा है। एनटीए की कार्यप्रणाली में कई तरह के खोट हैं।
जिसके बारे में विस्तृत जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। और वह विस्तृत जानकारी यह है कि एनटीए का जो गठन है वो किस आधार पर हुआ है। सबसे पहले आप ये समझिए, इस पूरे मामले में एनटीए को इसलिए बनाया गया था क्योंकि सीबीएसई के पास यह जानकारी दी गई थी, कहा गया था कि सीबीएसई मेडिकल एग्जाम्स कराएगी। एनटीए का पूरा नाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। शिक्षा मंत्रालय ने 2017 में एनटीए का गठन किया था। एनटीए का काम क्या था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे वो यूजी नेट के हों, इस तरह के तमाम एग्जाम्स को वो कराए। उच्च शिक्षा और सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन कराना, जिसमें जो एग्जाम्स है उसमें से कुछ सैंपल्स आपके सामने रख रहा हूं। CUET यूजी अंडर ग्रेजुएट ये एग्जाम कराना, CUET पोस्ट ग्रेजुएट, UGC नेट, CMAT, IITs के लिए JEE मेंस, JEM-MAT, इस तरह के तमाम एग्जाम्स और कई और एग्जाम्स एनटीए करवाता है। अब एनटीए किस तरीके से एग्जाम्स कराता है, यहीं पर पेच है साहब, क्योंकि इन एग्जाम्स में देश में तकरीबन 2 से 5 करोड़ बच्चे बैठते हैं। मेडिकल एग्जाम हो, इंजीनियरिंग एग्जाम हो, इन तमाम एग्जाम्स का जिम्मा पहले सीबीएसई और उसके बाद AICTE के संस्थान के पास था। लेकिन वहां कई तरह की गड़बड़ियां निकल कर आ रही थी, जिसको दूर करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए का गठन किया। अब आपको हम बताते हैं कि कहां कहां दिक्कत होती है। एनटीए का काम क्या है? एनटीए सिर्फ पेपर बनाने का काम करता है, यानी कि जो एग्जामिनेशन पेपर तैयार होता है वो एनटीए की निगरानी में तैयार होता है। लेकिन अब यहां से पेच शुरू होते हैं। पहला पेच, जो परीक्षा आयोजित की जाती है वो एनटीए नहीं आयोजित करता है, यूपीएससी के तर्ज पर, ठीक है। एनटीए इसको आउटसोर्स करता है, यानी कि एक प्राइवेट एजेंसी को देता है। परीक्षा कराने की पूरी प्रक्रिया प्राइवेट एजेंसी करती है। परीक्षा के आयोजन से संबंधित काम को कराने के लिए एनटीए टेंडर इशू करता है और उसमें जो टॉप लोएस्ट कोट होता है उसी को तय किया जाता है। इसके बाद परीक्षा केंद्र की जो पूरी व्यवस्था होती है, जैसे परीक्षा कहां होगी, किस केंद्र पर होगी, सीटिंग अरेंजमेंट्स क्या है, किस तरह के इंतजाम वहां पर किए जाएंगे, किस तरह के टीचर्स वहां पर एग्जामिनर का काम करेंगे, ये सब कुछ भी आउटसोर्स कर प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है। जाहिर सी बात है, अब आप देखिए प्राइवेट कंपनियों का कितना इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ जो एग्जाम कराने की पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया भी जिस स्टाफ के जरिए की जाती है वो भी प्राइवेट कंपनी से हायर होता है। अब आप समझ रहे हैं, ये एक और आप लेवल आगे बढ़ गए प्राइवेटाइजेशन के। एग्जाम सेंटर, वहां की पूरी व्यवस्था, वहां पर जो एग्जामिनर्स हैं, वहां पर जो इन्विजिलेटर्स हैं, ये सब प्राइवेट होते हैं और ये सारी बातें टेंडर के जरिए स्थापित होती हैं। यहां तक कि जो एग्जाम सेंटर्स में सीसीटीवी, कंप्यूटर्स या तमाम अन्य व्यवस्थाएं लगाई जाती हैं, वो भी प्राइवेट टेंडर के पास करने वाले प्राइवेट पार्टीज लगाते हैं। यहां तक कि जो बेसिस है पेपर का, जिसके आधार पर मार्किंग होती है, जिस पर बच्चे अपनी मार्किंग करते हैं, वो भी प्राइवेट पार्टीज तैयार करती हैं। यानी कि एनटीए एग्जाम पेपर सेट करने के अलावा खुद कुछ नहीं करता है। इसके ठीक उलट जब आप यूपीएससी को देखेंगे तो यूपीएससी एग्जाम का पूरी प्रक्रिया में खुद लिप्त रहती है। पूरे संयोजना यूजीसी खुद करती है। आज तक यूजीसी में पेपर लीक, चीटिंग, कैंसिलेशन कभी नहीं हुआ। फिर यह क्यों हो रहा है? इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने आपके सामने ये तमाम व्यवस्थाएं रखी। जब सारी चीजें टेंडर के जरिए हाईएस्ट बिडर को जा रही हैं, तो यहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ एनटीए के पास होती है और एनटीए के अधिकारियों के मिली भगत से जाहिर सी बात है पेपर लीक लगातार हो रहा है, जिसकी जानकारी गाहे बगाहे सरकार को भी मिल रही है, क्योंकि इस तरह की जांच के बाद केसेस दायर हो रहे हैं और 2018 से लेकर 2024 तक इस तरह के कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या पारदर्शिता से
इस पूरी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करना चाहिए? क्या एनटीए का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए? और इसकी वजह से बच्चों की जो क्षति हो रही है, और खास करके अब जैसे आप देखिए यूजीसी नेट के परीक्षा को कैंसिल करने का मतलब यह है कि 9.5 लाख लोग एक बार फिर एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे, उनकी पूरी तैयारी बेकार है। क्या इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा देकर एक पारदर्शी सिस्टम नहीं बनना चाहिए? यही वजह है कि आज शिक्षा मंत्री ने इतनी बड़ी बात कही है, जहां वो मानते हैं कि एनटीए के बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे एनटीए को लेकर एक उच्च स्तरीय जांच गठित होनी चाहिए। अब मांग ये है, और वो हर कोई उम्मीद करेगा, कि जो जांच समिति बैठे उसकी फाइंडिंग्स को पब्लिक किया जाए, सार्वजनिक, क्योंकि तभी रोक लग सकती है और तभी लोगों की आस्था निट या इस तरह के तमाम एग्जाम्स में होगी जो एनटीए कंडक्ट कराएगा। बिहार सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बढ़ी हुई आरक्षण की जो आदेश थे बिहार सरकार के, उसे पूरे तरीके से खारिज कर दिया है। बिहार सरकार ने 65% आरक्षण देने का मन बनाया, इसे लेकर उसने आदेश पारित किया और उसे विधानसभा के जरिए पारित किया गया और फिर पटना हाईकोर्ट में इसका चैलेंज किया गया। पटना हाईकोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। इस फैसले की मुख्य बिंदु अब आपके सामने। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में 65% आरक्षण को पूरे तरीके से खारिज करते हुए कहा कि जब बिहार में पहले से ही 50% आरक्षण है और 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस के लिए आरक्षण है, यानी कि 60% पहले से मौजूद है, तो फिर इसे 65 + 10 यानी कि 75% करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण के कानून को लागू करने के फैसले पर भी अपनी तल्ख टिप्पणियां सामने रखी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आंकड़ों का कोई साइंटिफिक एनालिसिस नहीं किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जो कास्ट सेंसस के जरिए सामने रखे गए थे। सरकार ने राज्य की पूरी आबादी का एक व्यापक सर्वे किया, डेटा इकट्ठा किया, लेकिन इस डेटा के आधार पर जो सरकार की कार्रवाई है वो बिल्कुल गलत है। वो इसलिए कि सरकार ने शिक्षण संस्थानों, रोजगार देने वाले तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसमें कमी को लेकर कोई समिति का गठन नहीं किया। इसकी कोई स्टडी नहीं है और ना ही इसके बारे में कोई डेटा है। जाहिर सी बात है, हाईकोर्ट ने कहा कि इसके अभाव में सरकारी फैसला बिना किसी आधार या बिना किसी विश्लेषण के है। ऐसे में सरकार के आदेश को निरस्त किया जाए। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि सीमा जो थी, सुरक्षा जो थी 50% रिजर्वेशन, उसमें जो क्रीमी लेयर है उसको बाहर रखने की बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले से है। ऐसे में आरक्षण के प्रतिशत पर एक बार फिर से विचार करने से पहले सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए था कि ओबीसी और ईबीसी के अंदर जो बिहार में जातियां या समुदाय हैं उनका प्रतिनिधित्व नियुक्तियों में कितना है और उनका उसके आधार पर उन्हें कितना रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। जैसे कि यह आंकड़ा हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है। बिहार में जो कुल जनसंख्या है उसके आधार पर सिर्फ 1.57% लोग सरकारी नौकरी करते हैं बिहार की कुल आबादी का। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़िए। कुल मिलाकर 20,50,000 सरकारी काम करने वाले कर्मचारी हैं। इनमें से 6,21,000 ओबीसी जाति से आते हैं, जो कि 30% हो गए सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोगों के। फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस की बात करें तो 22.53% सरकारी कर्मचारी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के हैं, जो कि सरकारी नौकरी में काम कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट का प्रतिनिधित्व बिहार में 14.19% है और शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रतिनिधित्व 1.47% है। यानी कि बिहार में कुल मिलाकर
20,50,000 सरकारी कर्मचारियों में से 14,04,000 सरकारी कर्मचारी, जो कि 68.5% हैं, ये या तो ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं। अब आप बताइए कि जो नॉन ओबीसी या जनरल कैटेगरी के लोग जो कि सरकारी पदों पर आज काम कर रहे हैं, उनकी कुल रिप्रेजेंटेशन कितनी है? 31.48%। 50% रिजर्वेशन है, 50% जनरल कैटेगरी है, लेकिन जो जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन नौकरी में है वो सिर्फ 30% है और ओबीसी रिप्रेजेंटेशन करीबन 70% है सरकारी नौकरियों में। ऐसे में क्या आरक्षण को बढ़ाने का कहीं कोई जरिया बनता भी है? जाहिर सी बात है, इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि बिहार सरकार ने सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की कोशिश की है। कोई भी साइंटिफिक टेम्पर इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। जातीय जनगणना को जो आधार बनाया गया, वो आधार भी अपने आप में उपयुक्त नहीं पाया गया हाई कोर्ट के जरिए। कुल मिलाकर आज जो स्थिति बन रही है वो सवाल यह पैदा करती है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो जातीय आरक्षण के लिए जातीय सर्वे की मांग कर रही हैं, आज उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जातीय सर्वे से अपने आप में काम नहीं चलेगा। आज पूरे देश में ओबीसी, एससी, एसटी सरकारी नौकरी में कितना उनका रिप्रेजेंटेशन है, क्या वो 50% से ज्यादा या कम है, पहले यह जांच कर लो। उसके बाद आरक्षण सीमा को बढ़ाने की मांग की जा सकती है। और इसके साथ साथ जो क्रीमी लेयर है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की बात पटना हाईकोर्ट ने कही है, क्योंकि ऐसी कई जातियां हैं जो ओबीसी कैटेगरी में है, एससी कैटेगरी में है और एसटी कैटेगरी में है, जो कि अभी तक मिलने वाले इस फायदे से काफी फायदा पहुंच चुका है उनका इस कैटेगरी में शामिल होना अपने आप में जायज नहीं है। लिहाजा आज इस देश में आरक्षण को लेकर एक नई बहस को जन्म देना आवश्यक है और ये पटना हाईकोर्ट के इस जजमेंट से निकलकर बात स्थापित हुई।